I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover history test paper. Let's start. आज हम हिस्ट्री का पेपर देखने जा रहे हैं और ये हिस्ट्री टेस्ट का थर्ड पेपर है और हम here we go with our first question. That in the context of Indian history, the principle of diarchy refers to. Diarchy किसको बोल रहा है ये? Refers to whom it is referring diarchy? So basically diarchy was introduced in Montagu Chelmsford Reform 1919. 1919 के रिफॉर्म में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी. कहां पर? प्रोविंस में. क्यों प्रोविंस में की गई थी? टू गिव सम पावर्स. डायरकी एक सब्जेक्ट होता है दैट विल बी हैविंग रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट. रिजर्व लिस्ट जो रहेगी गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव के पास रहेगी और ट्रांसफर लिस्ट ये लोग इंडियंस को देंगे. तो इसमें ये वाली बात बोल जा रही है कि द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स किसको बोल रहा है ये? तो द डिवीजन ऑफ सेंट्रल एंड लेजिस्लेचर इनटू टू हाउस, introduction of double government, center and state government, having two sets of rulers, one in London, another in Delhi, division of subject delegated to province into two categories. So introduction of double government, that is center and state was given. So that is called diarchy. So diarchy is basically what? Having two lists, that is reserve list and transfer list. तो डायरकी की बात करते हैं तो ये रिजर्व लिस्ट जैसे कि रेवेन्यू हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया. ट्रांसफर लिस्ट में जो इंडियंस को दिया गया था दैट इज एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, तो ट्रांसफर करने की बात बोल रहे हैं. दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर एंड स्टेट. सो ऑप्शन बी ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स. कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा इवेंट बाद में हुआ है? अगर आप सारी चीजों को समझो, म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी ये 1946 में हुआ है. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुआ है. अब इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है तो 3, 2, 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. तो दैट इज द सी ऑप्शन ओवर हियर इज एब्सोल्युटली व्हाट? करेक्ट. तो यहां पर होता है, देखिए रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है, जो नेवी थी वो म्यूटनी कर देते हैं. HMS तलवार म्यूटनी होती है क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, पुअर पे, ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशन, पैथेटिक वर्क कल्चर, तो उसलिए म्यूटनी होती है 1946 में. फाइनली वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं और फिर वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना इंटरवीन करते हैं और फाइनली स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई, स्टार्टेड बाय गांधी जी. ये क्यों किया गया था? जब क्रिप्स मिशन का फेलियर हो गया था, देन लॉन्चिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज देयर. गांधी जी सेड दैट ब्रिटिश हैज नो सॉल्यूशन फॉर इंडिया and British has no right to say in India, and then launching of that Quit India movement. And second round table conference होनी थी जिसमें गांधी जी विजिट किए थे. इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और गांधी जी ने सस्पेंड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इरविन ने भी सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया था. फिर हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में. तो 1931, 42 एंड 46, 3, 2, 1 is the correct sequence. Here we go with our next question. The object of Butler Committee 1927. देखिए बटलर कमेटी किसके बारे में बात करता है? तो बटलर कमेटी इज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियन स्टेट्स. उनके रिलेशनशिप के लिए बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में. सो द मेन वर्क इज टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन सेंटर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट. बटलर कमेटी वॉज देयर. और 1927 हमको ईयर भी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं. 1927 में एक तो हमारा साइमन कमीशन भी आया था और साइमन कमीशन का हमने क्या किया था? विरोध किया था. क्यों विरोध किया था? बिकॉज नॉट इवन सिंगल इंडियंस वर देयर इन साइमन कमीशन. एंड 1927 में हमारा क्या हुआ था? महाड़ सत्याग्रह हुआ था. क्या हुआ था? महाड़ सत्याग्रह. तो महाड़ सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय BR अंबेडकर. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? BR अंबेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था. और साइमन कमीशन जो कि रिव्यू करने आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, और इसको जॉन साइमन चेयर कर रहे थे. इसको सभी लोगों ने बॉयकॉट किया था क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था. इंडियंस बोल रहे थे आप इंडियन की रिफॉर्म की बात करने आए हो एंड नॉट इवन सिंगल इंडियन वाज इंक्लूडेड ओवर हियर. दैट इज बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन. सो ऑप्शन डी ओवर हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद रैयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. अब याद रखना ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से.
और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हम सबने पढ़ा हुआ है, 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू होते हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां पर? जमींदारी सिस्टम। मैं आपको कंसेप्ट भी बताता चल रहा हूं। नेक्स्ट वन इज रैयतवारी सिस्टम, नेक्स्ट वन इज महलवाड़ी सिस्टम। सो जमींदारी सिस्टम क्या होता है? जमींदार बिकम द ओनर ऑफ लैंड एंड जमींदार विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीजेंट एंड गिव इट टू ब्रिटिशर्स। जमींदार क्या करेगा? यहां पर पीजेंट से पैसा कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा, वो कुछ शेयर अपने पास रखेगा। रैयतवारी में क्या होता है? पीजेंट डायरेक्टली पैसा लेगा, देगा गवर्नमेंट को, एलिमिनेशन ऑफ जमींदार। महलवाड़ी का मतलब होता है दैट द होल विलेज विल बी कॉल्ड एज अ महल एंड विलेज हेडमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्स। जमींदारी सिस्टम जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में। रैयतवारी सिस्टम रीड एंड मुनरो ने स्टार्ट किया था 1820 में, और 1822 में महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो इसमें क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवारी? क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो मैंने बताया इनके साथ थे, लेकिन अलेक्जेंडर रीड और मुनरो किसके साथ थे? रैयतवारी के साथ थे। तो ऑप्शन सीधा सीधा आ गया 2 and 3। और मैंने आपको बताया महलवाड़ी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो कि ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन तीनों से हमको क्या पता चलता है कि दे रूल द ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पुराना जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और ये अपने तरीके से नए इंट्रोडक्शन किए गए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो जमींदारी सेटलमेंट होता है, इसमें सनसेट क्लॉज भी था। शाम को 5 बजे तक अगर पैसा नहीं आया तो जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी। द जमींदारी सिस्टम विल बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन, द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड जमींदार एंड राइज ऑफ न्यू जमींदार। सेम वे रैयतवारी village, that is called the peasant. Peasant is directly responsible to pay the money, but here what happened? The tax rate is very high and it was introduced in Madras, Bombay and Assam, and Mahalwadi was introduced in Punjab, Central India and Northwestern Frontier Province. Here village headman will be responsible to collect the tax and give it to the Britishers. तो किसने इंट्रोड्यूस किया था वो मैंने आपको बता दिया, जमींदार लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी थॉमस रीड and that is Thomas Munro and Alexander Neat, Mahalwadi Holt Mackenzie. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फैक्ट्रीज एक्ट was passed with a view to fix wages of industrial worker and to allow the worker to form trade union. N.M. Lokhande was the main person in organizing the labor movement in British India. So you should be remember the Factories Act was passed with a view to fix the wage of industrial worker and to allow worker to form trade union. देखिए भैया, ब्रिटिशर कभी ट्रेड यूनियन के पक्ष में तो थी नहीं, लेकिन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था? इट वाज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन एंड वी आल्सो कॉल्ड लॉर्ड रिपन एज व्हाट? फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट। लोकल सेल गवर्नमेंट बोलते हैं लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन एक के समय बिल भी आया था, उसका नाम बोलते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल भी आया था 1883 में, और इल्बर्ट बिल में क्या बात बोली जाती है? इंडियन जजेस विल हैव सेम पावर what European judges enjoys in order to reduce the racial discrimination between the Indian judges and British judges. तो इल्बर्ट बिल भी याद रखना है आपको, लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आपको याद रखना है। तो ये तो मना किया था भाई ट्रेड यूनियन नहीं होगा, लेकिन एनएम लोखंडे वाज ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन 2, बिकॉज लॉर्ड रिपन पहला फैक्ट्री एक्ट तो आया था, इन्होंने बोला था कि वुमेन राइट्स के बारे में बात की गई थी, चाइल्ड राइट्स के बारे में बात की गई थी, ठीक है। प्राइमरीली इनका चाइल्ड लेबर पे फोकस था, वीकली ऑफ देने की बात की गई थी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ट्रेड यूनियन बनाने की बात कभी ब्रिटिश कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश का मेन मकसद था शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय द स्टेट? तो कौन सा बोला गया था कि दैट इज लेविड बाय यूनियन? कौन से ऐसे टैक्स बोले गए थे कि उसको लगाएगा यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्ट करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टैम्प ड्यूटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, दैट इज पुट बाय यूनियन गवर्नमेंट, लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द स्टेट। ऑप्शन डी इज हियर एब्सोल्युटली करेक्ट, 1, 2, 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट वे, क्वेश्चन नंबर 7,
आप ही लोग आंसर का कोशिश करें। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज अडॉप्टेड फर्स्ट टाइम। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट पहली बार कब स्टार्ट किया गया था? देखिए, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट पहली बार स्टार्ट किया गया था जब बंगाल पार्टीशन अनाउंस किया गया था और बंगाल पार्टीशन डन कर दिया गया था। दैट वाज अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन 1905। दैट इज द फर्स्ट टाइम द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1905। और फाइनली बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया गया था 1911 में। कब क्यों किया गया था? क्योंकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो वाइसराय थे, उस समय दिल्ली दरबार लगा हुआ था और किंग जॉर्ज V अराइव्ड और उन्होंने कैंसिलेशन कर दिया था बंगाल पार्टीशन का। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो देयर आर 3 स्टेटमेंट: कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टर्बुलेंस, न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन was associated with which of the following above? केशव चंद्र सेन इन तीनों में से किसके द्वारा एसोसिएटेड थे? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। देखिए, कैलकाटा यूनियन कमिटी was not formed by केशव चंद्र सेन, ठीक है, इट was formed by राजा राम मोहन रॉय। It was formed by Raja Ram Mohan Roy, and turbulence of new dispensation was there and Indian Reform Association was there. Answer is 2 and 3. Why? Because the foundation of foundation of stone was put in on his mandir, or you can say temple. That is the real meaning of turbulence of new dispensation. तो 2 and 3 is correct, but ये राजा राम मोहन रॉय के लिए द्वारा किया गया था और राजा राम मोहन रॉय abolished sati with the help of William Bentinck. He founded Brahmo Sabha, later converted into Brahmo Samaj, and 2 newspaper was also started by Raja Ram Mohan Roy, Milatul Akbar and Sambat Kaumudi. He also founded Atmiya Sabha in 1815, Raja Ram Mohan Roy. He was known as father of Indian Renaissance. You should be remembering. Next, Satya Sodak Samaj was organized, basically a movement for upliftment of tribal in Bihar, wrong. A temple entry movement in Gujarat, wrong. A peasant movement in Punjab, wrong. A anti-caste movement in Maharashtra is correct. That is Jyotiba Phule. Jyotiba Phule was the social reformer who introduced Satya Sodak Samaj, and Jyotiba Phule was also called Mahatma, and he wrote a book, that is Satyarath Prakash. Next, which among the following were discretionary power of governor as per Government of India Act 1935? कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है? डिस्क्रिशनरी पावर वह पावर होती है जिसको वो स्वयं इच्छा से लेता है, क्योंकि एज यू नो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एक्ट on the advice of council of minister, but there are some few discretionary power. So what are the discretionary power? Appointment and dismissal of minister, definitely it is correct. Appointment of member of provincial public service commission, नहीं भाई, public service commission जो state services होती है उसमें तो आप aid and advice पे ही करेंगे, तो second statement is wrong. I will eliminate the D option. Appointment issuing the 2 types of ordinance, it is also correct. Authority of suspending the constitution, बिल्कुल गलत. Answer 1 and 3. C option is absolutely correct. Next one, what was the main reason for the split of Indian National Congress in सूरत सेशन? सूरत सेशन में कांग्रेस का डिवाइड हो गया है गरम दल और नरम दल के बीच में, क्या कारण बन गया था? व्हाट वाज द रीजन? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म बाय लॉर्ड मिंटो, नॉट दिस वाज द नॉट रीजन. एक्सट्रीमिस्ट लैक फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश. फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, औरबिंदो घोष इनेबल्ड टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ INC. So which of the following statement here is absolutely correct? What was the main reason? The main reason, extremists lack faith in the capacity of moderate to negotiate with the British government. Why? Because 1907 extremists want Bal Gangadhar Tilak to be the INC president and moderate want Ras Bihari to be the INC president. दोनों के बीच में टसल हो गया और जानबूझ के सेशन सूरत में रखा गया था कि तिलक वहां पर प्रेसिडेंट ना बन पाए. ऐसा बोला गया था कि जब स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च हुआ तो एक्सट्रीमिस्ट का रोल बढ़ता जा रहा था. पीपल वर फेवरिंग एक्सट्रीमिस्ट, नोबडी इज लुकिंग आफ्टर मॉडरेट्स, सो दे डिसाइडेड टू हैव अ टसल ओवर द पोस्ट ऑफ INC और दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है और वहीं पर डिवाइड हो जाता है सूरत स्प्लिट. दिस इज द राइट रीजन और कैन से करेक्ट रीजन फॉर सूरत स्प्लिट. द प्लान ऑफ स्टैनफोर्ड क्रिप्स, that is envisaged that after second world war India should grant a complete independence. देखिए complete independence की बात तो की नहीं गई थी. India should be partitioned before granting
इंडिपेंडेंस, ना ही वो इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे। इंडिया शुड मेड रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन, नो, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनेंट स्टेटस। ये डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी क्रिप्स मिशन, जो कि आया था हमारे 1942 में। लेकिन फाइनली गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? गांधी जी कॉल्ड क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट डेटेड चेक, एंड दिस इज हाउ द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हैपेंड। Which of the following were the economic critique of colonialism in India? Dadabhai Nehru G. Subramaniam, R.C. Dutt. All three are the economic critique. Dadabhai Nehru wrote poverty, un-British rule. R.C. Dutt, economic history of India. And G. Subramaniam also a economic critique. So option D is here. 1, 2, 3 is correct. Next बात करते हैं. With reference to the Rowlatt Act, which of the following statement are correct? Rowlatt Act was based on recommendation of Sedition Committee. Rowlatt Act, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League movement. No. Demonstration against arrival of Simon Commission was co-sided with Rowlatt Act. बिल्कुल गलत. Rowlatt Act is basically रॉलेट सत्याग्रह, यू कैन से रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट आया इसलिए था, बेसिकली एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड इवन ऑन सस्पिशियस बेसिस, देयर इज नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। इसका कुछ भी लेना साइमन कमीशन और होम रूल लीग से नहीं था। ऑप्शन 1 हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. It wanted to establish dictatorship of proletariat. It advocates separate electorate for minorities and oppressed class. With reference to the Congress Socialist Party. Basically, Congress Socialist Party was a party within Congress formed by J.P. Narayan in 1934. It was formed in 1934 by J. Prakash Narayan. This you should be remember. But it advocated the boycott of, बिल्कुल नहीं. It want to establish dictatorship, no. It advocated the separate electorate for minorities, no, बिल्कुल not. J.P. Narayan, within Congress the Socialist Party was formed. Here none option is, D option is correct. Which of the following kingdom associated with life of Buddha? बुद्धा की लाइफ से कौन कौन से किंगडम एसोसिएटेड थे? तो यू शुड बी रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड कोशाला, मगध, ठीक है, and Vaishali and Vajji. These were associated with life of Buddha. Avanti and Gandhara was not associated. 3 and 4, D option is correct. Because Buddha, you can say the founder of Buddhism, Gautam Buddha, and he never considered himself to be a god, but he always considered to be as a social reformer. And in Buddhism we have discussed about the events associated with life of Buddha and what are the places that has been associated with life of Buddha. तो कोशाला, मगध, वैशाली एंड वज्जी वर एसोसिएटेड विद बुद्धा, जहां पर बुद्धा पर्सनली विजिट भी किया था, बट अवंती और गांधारा विजिट नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइन व्हाट? 1919 क्या डिफाइन करता है? बेसिकली आई टोल्ड ना, 1919 मेनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसमें बोला गया था डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाइकैमलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में, सेपरेट इलेक्ट्रोड को एक्सटेंड किया गया था सिख को, क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस को। सो द जुडिक्शन ऑफ सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करी गई थी, कि मतलब स्टेट और गवर्नमेंट की पावर की बात कर रहे थे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हु ऑर्गेनाइज द टेंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन 1930? देखिए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था तो बहुत जगह मूवमेंट किया गया, पूरे इंडिया में मूवमेंट किया गया। तो तेंजोर कोस्ट पे सी राजगोपालाचारी लीड कर रहे थे, मालाबार कोस्ट पे के केलप्पन लीड कर रहे थे, उड़ीसा पे गोपाल बंधु चौधरी लीड कर रहे थे, पेशावर में खान अब्दुल गफूर खान लीड कर रहे थे, धारसना में सरोजनी नायडू लीड कर रही थी, और मणिपुर और नागालैंड में रानी गेंदगलू लीड कर रहे थे। बिहार में नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्सेस चल रहा था, गुजरात में नो टैक्स कैंपेन चल रहा था। सो इसमें बोला जा रहा है कि तेंजोर कोस्ट पे कौन लीड कर रहा था?
that is C. Rajagopalachari was leading in Tanjore coast to break the salt law in 1930, that is civil disobedience movement. Here we go with the next question. Consider the following statement. देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप इसमें से आंसर को जरा पढ़ें और सोचें. द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज सरोजिनी नायडू. देखिए वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू नहीं थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाज एनी बेसेंट. सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी. बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 2. अगर आप बात करना चाहते हो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, दैट इज दादा डब्ल्यू.सी. बनर्जी. सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी दादा भाई नौरोजी. थर्ड president of INC Badruddin Tayyab ji become the first Muslim president of INC. First English president of INC, that is Allahabad session, George Yule, and he was the fourth INC president of Congress. The first Indian woman Sarojini Naidu कब बनी थी? 1925 कानपुर session. The first woman president of INC Annie Besant 1917, that is called Calcutta session. Option 2 over here is correct. आप लोग मुझे बताइए गांधी जी भी प्रेसिडेंट बने थे, वो कब बने थे? 1924 बेलगांव सेशन कर्नाटक. नेक्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान. देखिए हमने मॉडर्न इंडिया से ही टेस्ट बनाया है और मॉडर्न इंडिया से काफी क्वेश्चंस की वैरायटी हमने ली है, डिफरेंट सेक्शंस लाइक कैबिनेट मिशन प्लान, नॉन कॉपरेशन, स्वदेशी मूवमेंट. कैबिनेट मिशन प्लान, इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट इन एनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स. इट प्रोवाइडेड मोर इंडियन इन आईसीएस. कोर्ट की बात भी नहीं की गई थी, आईसीएस की बात भी नहीं की गई थी. कैबिनेट मिशन प्लान में फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी. इन्होंने क्या किया था, वीक सेंटर बनाया था और ऑटोनॉमी दे दी थी सबसे ज्यादा प्रोविंस को. कैबिनेट मिशन प्लान में बोला था पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम किया जाएगा. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम होगा भारत के लिए संविधान बनाना. और यहीं से वी गेट अ इंफॉर्मेशन दैट कैबिनेट मिशन was the reason for the formation of Constituent Assembly, and main work of Constituent Assembly is to frame an Indian Constitution. With reference to the cart and archaeological history, who among the following was made earliest? सबसे earliest किसको बनाया गया? देखिए धौली रॉक कट एलिफेंट ये earliest था क्योंकि अशोका के टाइम में बना था. It is during the reign of Ashoka. अशोका के टाइम में बना था. When you talked about that Lingaraj temple in Bhubaneswar, if you talked about that Lingaraj temple in Bhubaneswar, rock monument at Mahabalipuram, ठीक है, ये 11th century में बना था. 11th century AD. Rock cut at Mahabalipuram, it is in 7th century. If you see the Varhara image of Udaygiri, 5th century. ठीक है, that is 5th century AD, 7th century AD, 11th century AD, ये सब AD में थे. अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया सबसे पहले अशोका रेन में बना था रॉक कट एलिफेंट, दैट इज धौली. ठीक है, तो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 270 BC इट वाज देयर. तो आंसर इज बी, अर्लीस्ट. विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम की बात कर रहा है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड वेरी वीक प्रोविंशियल एंड लोकल अथॉरिटी. भैया वेरी वीक की तो बात ही नहीं कर रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल की बात कर रहा है. सेंट्रलाइज तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, किंग और फ्यूडल के बीच में रिलेशन रहेगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही वीक कर दोगे प्रोविंस. प्रोविंस विल बी स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड, करेक्ट. क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वसल रिलेशन बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ओवरलॉर्ड, करेक्ट. आंसर इज 2 and 3. ठीक है, वेरी वीक तो होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज था तो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल एंड लोकल अथॉरिटी विल बी देयर. Next, which of the following movement has contributed to the split of INC and resulting into moderate and extremists? कहां पर आपको देखने को मिलता है द स्प्लिट इन आईएनसी? मैंने अभी पढ़ाया स्प्लिट कहां हुआ, सूरत सेशन में हुआ. सूरत सेशन कहां हुआ हमारा, स्वदेशी मूवमेंट में हुआ. स्वदेशी मूवमेंट में 2 पार्ट हमको देखने को मिल जाते हैं सूरत स्प्लिट के. तो दैट इज ऑप्शन ए ओवर हियर इज करेक्ट. अगेन रेड क्लिफ कमेटी. रेड क्लिफ कमेटी क्यों बनाई गई थी? रेड क्लिफ कमेटी इसलिए बनाई गई थी जब माउंटबेटन का लास्ट वाइसराय थे, उन्होंने माउंटबेटन प्लान बोला था. उन्होंने बोला था अगर पार्टीशन होता है तो बाउंड्री कमीशन बनेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो रेड क्लिफ वाज द कमिटी वाज फॉर्म टू डिमार्केट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दुरंत लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना. सो बेसिकली डिलिमिट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड
पाकिस्तान, सी ऑप्शन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन लास्टेड अंटिल, कब तक रहा? मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो पार्टीशन था वो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार, जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5 आए थे तब तक उन्होंने फिर इसको खत्म कर दिया था, एब्रोगेटेड, ही कैंसल्ड द कर्जन एक्ट एट रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911। दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहीं पर हमारी कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। और 1911 इज द ओनली सेशन, फर्स्ट टाइम जनगण मन सॉन्ग वाज played in 1911 Calcutta session, and B.N. Dhar was INC president. 1929 session of INC, why it is significance? 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिग्निफिकेंस क्यों है भैया? इसलिए सिग्निफिकेंस है, उस समय लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उस समय हमने पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी एज अ गोल ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन बी, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ आईएनसी। Next, which among the following matches the maximum age of civil services with the corresponding years? Which of the following are correct? Which of the following matches the maximum age of civil services? किसमें maximum age की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो 1860 में 22 थी, 1866 में 21 थी, और 78 में फिर उसको 19 कर दिया गया था। All the options are correct. What was the objective of क्वीन प्रोक्लेमेशन? देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, जिसमें बात किया गया कि टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन एनेक्स ऑफ इंडियन स्टेट, टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया। ऐसा तो बात ही नहीं किया गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की गई थी, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राउन के पास आएगा, और अब इन लोग कोई भी और टेरिटरी को कैप्चर नहीं करेंगे। और एडिशनल टाइटल दिया गया था किसको? गवर्नर जनरल को, विद द टाइटल कॉल्ड वाइसराय, और पहले वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। दैट इज ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द डिमांड ऑफ तेभंगा मूवमेंट इन बंगाल वाज व्हाट, फॉर व्हाट? एक्चुअली जो तेभंगा मूवमेंट 1946 1947 में किया गया था, बंगाल में किया गया था, बिकॉज द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंड होल्डर फ्रॉम 1/2 टू 1/3, इसलिए ये मूवमेंट बंगाल में स्टार्ट किया गया था कि उनका जो शेयर था वो 1/2 से 1/3 कर दिया गया था। ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट। एनी बेसेंट के बारे में बोला गया था, अभी हमने बताया एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1917 कलकत्ता सेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, करेक्ट। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। शी वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नो, शी वाज द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। फाउंडर मेंबर एच.एस. ऑलकट, मैडम ब्लावात्स्के वाज द फाउंडिंग मेंबर, और ये न्यूयॉर्क में बना था 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1882 में इसका हेडक्वार्टर अदयार मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर इज 1 and 3। थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको सारी चीज आ जाएगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी पता होना चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन 1875, मैडम ब्लावात्स्के एंड ऑलकॉट। बाद में अदयार में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था, और एनी बेसेंट इससे एसोसिएटेड थी, फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। इल्बर्ट बिल, मैंने अभी पढ़ा था इल्बर्ट बिल, ऊपर ही पढ़ाया लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल क्यों आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था, और लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों आया था इल्बर्ट बिल? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियन जज एंड यूरोपियन जज। सो इल्बर्ट बिल बेसिकली what removal of disqualification imposed on Indian magistrate with regard to the trial of European। अब बोला गया था कि इंडियन जज को भी सेम पावर दी जाएंगी जो यूरोपियन पावर को दी जाएंगी। अर्लियर यूरोपियन were punished by European judge. Now what happened? Indian judge will have same power, so they can trial European in criminal cases. Option C. अगेन, इंडिया के लोग क्यों विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का? वाई पीपल एजिटेटेड अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, साइमन कमीशन जब आया था उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ऑल वर द मेंबर ऑफ लाइक यूरोपियन, नो इंडियंस इज देयर, so there was no Indian in the Simon Commission, all white member are there, and
जब इंडियन ने बोला कि भाई आप इंडिया की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं लेकिन कोई भी इंडियन नहीं है, ऑल मेंबर आर व्हाट, वाइट मेंबर, दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन एंड साइमन गो बैक साइमन के नारे लगाए गए और साइमन को बॉयकॉट किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, मैंने अभी इसका क्वेश्चन देखा, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च क्यों किया गया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था और गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक बोला था। व्हाट वाज द रिस्पांस? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बिकॉज ऑफ क्रिप्स प्रपोजल, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड लॉन्चिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट बाय गांधी जी एंड डू और डाई का स्लोगन दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट का टर्म किसने क्विट किया, कॉइन किया? वो किया यूसुफ मेहम ने 1942 में, और गांधी जी ने मंत्रा दिया डू और डाई, और इसलिए था इन द रिस्पॉन्स ऑफ क्रिप्स मिशन। सेम वे विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो व्हाट वाज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे वो कैसे आने थे? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द प्रोविंस? नो। नॉमिनेटेड बाय आईएनसी एंड मुस्लिम लीग? नो। इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज? यस, सी ऑप्शन। they will be indirectly elected by the provincial assembly and nominated by princely state, और princely state क्या करेगा? उसको नॉमिनेट करेगा। which of the following statement about मंगल पांडे is not correct? not correct की बात कर रहे हैं। so not correct की बात बोल रहा है। he was executed by the Britisher, देखिए execute तो नहीं किया गया था, ठीक है, not correct। he made a futile attempt to commit suicide when he realized hopelessness of the situation, again not correct। in March he single-handedly revolted and killed 2 English officers। he was a sepoy in 19th infantry station at बैरकपुर, क्या ये बैरकपुर में स्टेशन थे, ठीक है, और बहरमपुर, he 19 infantry was there, it is correct, that is option is not in Behrampur, it is Barakpur। and in 1857 he single-handed revolted and killed 2 English officers, मेजर सार्जेंट को किल किया था। तो हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट इन द गिवन बिलो? सो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मंगल पांडे से बुलाया रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। सो ही वाज द सिपाही ऑफ 19 इन्फेंट्री वाज देयर, नॉट बहरमपुर, इट्स बैरकपुर। In March, he single-handedly, yes, rumors was there. He made futile attempt to commit suicide when he hopeless. He was executed by the Britishers. हाँ, बाद में इनको मार दिया गया था और इसने अटेम्प्ट का भी सुसाइड किया था। बट ये 19 इन्फेंट्री बैरकपुर से आते थे, ना कि बहरमपुर से आते थे। He killed the major sergeant single officer, not the 2 officer. 1 and 2 are not correct. ऑप्शन ए। थोड़ा कंफ्यूजन था, नॉट करेक्ट भूल गया था मैं, तो याद रखना इन्फेंट्री बैरकपुर। पेपर में पूछा गया है मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से आते थे? मंगल पांडे 19 इन्फेंट्री से नहीं आते थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से आते थे, ना कि बहरमपुर से आते थे। एक तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए गेम, देखिए डाटा बदल दिया, और 2 लोगों को नहीं मारा था, एक को मारा था, मेजर सर्जेंट को मारा था, ठीक है। बट ही मेड अ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, करेक्ट। ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश, इट इज करेक्ट, ऑप्शन 1 and 2। Who among the following the prime minister government formed by Raja Hari Singh of Kashmir? कौन जब प्राइम मिनिस्टर थे जब राजा हरि सिंह the government was formed? That is Muhammad Abdullah was the prime minister. You should be remember. Which among the following statement the guaranteed system are correct? So the government provided free land to the companies involved. The government provided 5% of on investment on the amount of company. It was decided to divide profit equally with the government and the company. So here which of the following statement are correct? तो एक गारंटेड सिस्टम वाली बात की गई थी, ब्रिटिश और कंपनी के बीच की बात करी जा रही थी। सो इसमें बोला गया था कि द गवर्नमेंट फ्री लैंड प्रोवाइड करेगा जहां भी कंपनी इन्वॉल्व होगी, और 5% ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेविड, और इक्वली कंपनी और गवर्नमेंट में बांटा जाएगा। 1, 2, 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट वे, द मोल्पा रिवोल्ट। मोल्पा रिवोल्ट केरला रीजन 1921 में शुरू हुआ था। It was and began in 1921, and this movement is anti-Hindu movement, anti-Zamindar movement, and anti-British movement. All the options over here is absolutely correct. D option. So Mulpa rebellion was an important topic.
So here what happened? The Muslim population revolted against the Hindu landlord. So it is anti-Zamindar movement and anti-British movement was there. Which of the following title or who gave the title Raja to Ram Mohan Roy? अभी मैंने राम मोहन रॉय के बारे में इतना सुल बताया ऊपर. राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया था. क्यों दिया था? ही अबॉलिश सती. With the help of William Wentic. Who among the following discretionary power of governor as per Government of India Act 1935? Again, कौन सी discretionary power थी? That is appointment and dismissal of minister and issuing of two type of ordinance. लेकिन provincial commission को नहीं करता है and authority of suspension of commission नहीं करता. 1 and 3 is the correct answer. This question we have seen previously also. So here we have completed our 40 questions and here I have discussed the mixed amount of questions from different section of modern India. I have tried to cover with the freedom struggle movement, Gandhian era also we covered the Rowlatt Act, civil disobedience movement, Swadeshi movement, INC president, different social religious movement and personality we have discussed. I hope you understand this lecture very well. Thank you and have a nice day. Jai Hind.